लेकिन डॉक्टर कुमार हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन जैसे ये नाम से ये बीमारी है मंकी पॉक्स, तो क्या ये बंदरों से या जानवरों से इंसानों में फैलती है, इंसानों से इंसानों में फैलती है, कितनी संक्रामक है? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जानवरों से ह्यूमन का ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ये जो वायरस है एक डीएनए वायरस है जो कि कोविड वायरस से डिफरेंट है, और ये जो वायरस है उसका जो संक्रमण है आमतौर पर 6 से 12 दिन के बाद यदि कोई भी इंडेक्स केस है उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उससे 6 से 12 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 6 से 12 या 13 दिन का है, पर कुछ केसेज में ये 5 दिन से लेके और 21 दिन तक हो सकता है। उसके बाद जो पहला सिम्टम्स है वो फीवर है और स्किन में रैश है। स्किन में इसमें 100% स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है और स्किन के अपीयरेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो वायरस है सबसे पहले जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि ये अफ्रीका से ज्यादा हुआ, कोंगो और बाकी नाइजीरिया और बाकी जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां से ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया जो कि बुश मीट का यूज करते थे या रेट्स के संपर्क में आते थे या मंकी में से पहले जो शुरुआती जो वायरस था वो वहां से निकला, और उसके बाद ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हुआ वो उन लोगों में ज्यादा हुआ जिनका की इम्यूनिटी कमजोर था या एक एमएसएम पॉपुलेशन में या ड्रग अब्यूजर्स में या उन लोगों में जिन्होंने की ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट थे, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिला। भारतवर्ष में ये चौथा मामला है और हमने देखा कि इसको कोई इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है। हम उसका डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी कर रहे हैं, डिटेल हिस्ट्री हम उसका लिया है आज, और हमने देखा कि ज्यादातर जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि 99% अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1% में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वायरल निमोनिया हो सकता है, जो स्किन में ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें स्कारिंग हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है और उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, स्किन में प्रोटीन लॉस हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन 1 से भी कम प्रतिशत में होती है। और इसमें जो डेथ का रेट है, जो भी हमारे पास अभी 50 से ज्यादा देशों के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें यह देखा गया है कि उन लोगों में डेथ ज्यादा होती है जिसकी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। जो डेथ रेट है इसमें केस फैटिलिटी रेट है वो लगभग 3% से 1% से 10% रिपोर्ट हुई है, पर ज्यादातर कंट्रीज में केस फैटिलिटी रेशियो 1 से 3% ही आया है। अभी तक 70 के लगभग डेथ पूरे विश्व में हुई है WHO के आंकड़े के अनुसार, और भारतवर्ष में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुआ। 4 मामले आए हैं और ज्यादातर जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाते हैं बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। जैसे कि डॉक्टर सरीन ने बताया कि इसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं और स्किन केयर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फिजिशियंस का, स्किन का और बाकी स्पेशलिस्ट का जो टीम है वो इन मरीजों की देखभाल करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे हम कैसे बचें, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही कंटेजियस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, और जो सिक्रीशंस है बॉडी के सिक्रीशंस है उसमें ये वायरस ज्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यदि किसी भी संदिग्ध को आप सोचते हैं कि इसको हो सकता है तो उससे आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, उसका जो टॉयलेट्स है, उसके जो बेड शीट्स हैं, चादरें हैं, टॉवल्स हैं, उसके संपर्क में ना आए और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर मामले वहीं पर ज्यादा फैले हैं जहां पर बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके बाद ये लक्षण सामने आते हैं, उसके बाद पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते में पूर्णतः ठीक हो जाता है। रिकवरी बहुत अच्छी है इस मंकी पॉक्स का। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बचाव के पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस करना चाहिए और इसके लिए सर्विलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। डॉक्टर त्रेहान सर, क्या ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है? इस तरह की भी धारणा लोगों में है, और ऐसे में मंकी पॉक्स को देखते हुए पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर ऐसा है तो उसे हम कैसे मेंटेन करें? तो ये तो जिसको हम कहते हैं कि एब्स्टिनेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सो आपको एक्सपोजर अपने को नहीं करना चाहिए, इवन सेक्सुअल शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो इसीलिए अभी हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है
कि जैसे इसका जो पैटर्न चल रहा है आज तक, वो भी ये मेल्स और मेल होमोसेक्सुअल्स में भी इसका ज्यादा प्रभाव है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि इसकी जो ट्रांसलेट करें हम ह्यूमन बिहेवियर के लिए, कि जैसे HIV में जो हम करते थे, एड्स में करते थे, जो अब भी करते हैं, जैसे हर चीज के को सोच समझ के करना है आगे कि वो वायरस है। दूसरा, ये जो जिस तेजी से ये फैला है सर, वो बहुत खतरनाक लगता है और इसीलिए चिंता की बात जरूर है। और मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को इसको सीरियसली लेके अपने बिहेवियर पैटर्न को देखना है कि कैसे इसको अडॉप्ट किया जाए, कैसे इसकी जो भी लक्षण है उसको समझा जाए और जल्द से जल्द अपना इलाज कराया जाए। तो इसीलिए सबसे पहला यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और गवर्नमेंट सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इंटेंसिफाई कर रही है, जिससे पता लग जाएगा कि कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं। जहां भी है वहां हमें वहीं के वहीं कंटेन करना है, नहीं तो ये बहुत हावी पड़ जाएगा हमारी कंट्री के ऊपर, क्योंकि हम जूझ रहे हैं, ऑलरेडी जूझ रहे हैं वैसे बीमारियों से, वैसे भी है, उसके साथ कोविड आ गया, अब ये एक और तकलीफ आ गई। इससे लिए इसको बहुत सीरियसली लेना है। और ये मैं कहूंगा कि अब मैं थोड़ा समझता हूं कि अगर जो हम कॉशन की तरफ चले, थोड़ी बहुत चिंता की तरफ चले, तो वो बेहतर है कि हम बिहेवियर करेंगे कोई परवाह नहीं है, सब ठीक ठाक है, और फिर हमें जब वो पूरी मुसीबत आ जाए तब हमें एहसास हो के वो गलती हो गई। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि पहले ही आप लोग सतर्क हो जाएं। गवर्नमेंट, हम, सोसाइटी, मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स, हम पहले ही सतर्क रहेंगे तो इसको कंटेन करने में बहुत ही कामयाबी होगी। और हिंदुस्तान कर सकता है, हमने पहले भी दिखाया है। पर ये है कि ये हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि ये नहीं कि अब केयरलेस बिहेवियर करना है, क्योंकि एक नया दुश्मन आया है। सर, डॉक्टर त्रेहन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसीलिए शायद प्रिकॉशन इज केयर। सो हम यहां प्रिकॉशन जरूर लें। डॉक्टर सरीन, ऐसा कहा गया कि इसके भी कई सारे कोरोना की तरह स्ट्रेन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्ट्रेन के बारे में पता चला, कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकी स्ट्रेन। क्या अभी हमें उस पर बात करनी चाहिए, या अभी डॉक्टर त्रेहन जो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें अपना बचाव ही करना है? अगर हमने अपना बचाव कर लिया, ऐसे आसपास नहीं भटकने दिया, तो हम सेफ हैं, वरना चपेट में आ गए तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। क्या कहते हैं डॉक्टर सरीना? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि गवर्नमेंट ने, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर गोयल ने करीब महीना पहले मंकी पॉक्स की गाइडलाइंस बना दी थी। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी विद ए वेरी सीनियर एमिनेंट डॉक्टर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कमिटी बनाई, एंड दे आर वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक ऑन ए वॉर लेवल दैट ऑल प्रिकॉशंस अक्रॉस द कंट्री दे शुड बी ऑन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी, ये इसके लिए तैयार हो जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रिपरेशन वाइज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम है। मैंने ये भी देखा कि केरला वालों ने भी एक पूरी SOPs और गाइडलाइंस बना रखी हैं फॉर मंकी पॉक्स। तो पहला है हम लोगों को इस बात के लिए खुद को सजग करना है, गाइडलाइंस पढ़ें, समझें, साइंस को लोग समझें, उसको इग्नोर नहीं करें। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि कितने वेरिएंट्स हैं, पॉक्स वायरस इज वेरी स्टडी वायरस, DNA वायरस है, इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं करता जैसे RNA वायरस, जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया। पर ये दोनों स्ट्रेन में अभी माइल्डर स्ट्रेन ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, डिजीज उसके कारण कम होती है पर स्प्रेड फास्ट होती है सर। और मैन टू मैन, पहले ये सोचते थे कि जूनोटिक ये सिर्फ एनिमल से ही आदमी में आएगा, पर अब करीब 90% केसेस मैन टू मैन ट्रांसमिशन के हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे दिल्ली में एक केस आया तो उसके चारों तरफ एक रिंग हो जाए और उसकी ट्रेसिंग हो जाए कि भाई अब दूसरा केस ना आए। केरला में 3 इसीलिए हुए, और बाहर से आने वालों के लिए भी हमें तैयार रखना है। पर हमें ये भी देखना है कि अमेरिका ने, यूके ने, कनाडा ने मिलियंस ऑफ वैक्सीन की डोजेज मंगा के रख ली मंकी पॉक्स की। हम लोग ये नहीं कर सकते, इतने रिच कंट्रीज नहीं है, पर हाँ
मैं जरूर चाहूंगा कि गाइडलाइंस में कहीं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन के सारे माध्यम और वैक्सीनेशन की तैयारियां पहले से कर ली जाएं। और कॉमन सिटीजन्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे इन्फॉर्मेंट सिटीजन की तरह रहें। अगर बुखार हो, कोई रैश आए और उसके बाद दाने निकलने लगे या बॉडी में लिथार्जी हो, जरूर इन्फॉर्म करें, टेस्ट कराएं, चुपचाप घर पे नहीं बैठें। बच्चे, बड़े, एल्डरली, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, वीक लोग, HIV वाले लोग, जिनमें सेक्सुअल कोई डिजीजेज हैं, गोनोरियाज वगैरह, ये सारे लोगों के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स, इन सब का हाई रिस्क है। तो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स को भी हमें पहले से ढूंढ के रखना है कि इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो। एल्डरली लोग हैं जिनकी ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये सारे लोग वल्नरेबल हो सकते हैं मंकी पॉक्स के लिए। तो उनकी दवाइयां और डिटेक्शन और हाई अलर्ट हमें तैयार रखना है। यस, हमें वेरिएंट्स के लिए हमारी लेबोरेटरीज को तैयार करना पड़ेगा, RT-PCR की किट्स की अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि व्हेन वी नीड दिस इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सर। डॉक्टर कुमार, थोड़ा सा हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। संक्षेप में, क्या बच्चे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं? और जैसा डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि भैया संभल जाओ, अब खतरा आ गया है, नहीं संभले तो मुसीबत हो जाएगी, तो कैसे संभल जाए आम भाषा में? WHO का जो रिपोर्ट है उसमें ये अभी तक पाया है कि जिस कंट्रीज में बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं वो बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए जिनका की इम्यूनिटी कम था, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो बच्चे थे उनमें ज्यादा हुआ। दूसरा जो सब ग्रुप देखने को मिला वर्टिकल ट्रांसमिशन का, यानी कि जो मदर हैं और मदर से न्यूबॉर्न में जो इन्फेक्शन का जो खतरा है वर्टिकल ट्रांसमिशन का, वो भी इस वायरस में देखने को मिला है। तो कुछ बच्चे जो न्यूबॉर्न हैं, कुछ बच्चे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या वो बच्चे जिसमें कि माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, वो ग्रुप के बच्चे मोंकी पॉक्स से ज्यादा संक्रमित हुए और उनमें कॉम्प्लिकेशन और उसमें डेथ रेट भी ज्यादा हुई। तो बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, वायरल निमोनिया बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए उसमें केस फैटिलिटी कुछ कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिली। क्योंकि भारतवर्ष में अभी तक एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक इसके बारे में ज्यादा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जानकारी नहीं है। पर हाँ, निश्चित रूप से हमने ये देखा है कि जिसका इम्यूनिटी कम है, चाहे वो बच्चा है या अडल्ट है, उसमें मोंकी पॉक्स वायरस का खतरा ज्यादा होता है।